वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके बारे में 34 अधिवेशन को हम लोगों ने देख लिया। जो 1918 का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी, जिसके अंतर्गत गरम दल के सदस्यों की संख्या नरम दल के सदस्यों की संख्या से ज़्यादा हो गई थी। और इसी अधिवेशन के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक को गरम दल का अध्यक्ष चुना गया था। और अंग्रेज उपन्यासकार वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का इन्हें जनक भी कहा था इसी 34वें अधिवेशन 1918 में, जो कहाँ पे हुआ था तो दिल्ली में। क्यों कहा था? क्योंकि होम रूल आंदोलन की इन्होंने होम रूल लीग एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने दोनों ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो इसी वजह से क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा, जो कि एक उपन्यासकार था, अंग्रेज उपन्यासकार था। तो चलिए हम लोग अब 35वां अधिवेशन देखते हैं 1919 का। तो 35वां अधिवेशन देखते हैं 1919 का, जो कि अमृतसर में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमृतसर में 35वां अधिवेशन हुआ था 1919 में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1919 के 35वें अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इस अधिवेशन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का अनुमोदन किया गया। तो इसी अधिवेशन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का अनुमोदन किया गया। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन के तहत जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, जहां पे सैकड़ों लोगों को जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था। काफ़ी लोग एक संकीर्ण कुएं में कूद गए थे और चारों तरफ से उन सभी को घेर लिया गया था, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसी के बाद गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो 1919 का 35वां अधिवेशन अमृतसर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का अनुमोदन किया गया और जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई। 1920 का 36वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था। तो नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 36वां अधिवेशन 1920 में हुआ। इसकी अध्यक्षता श्री विजय राघवाचार्य ने की। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो श्री विजय राघवाचार्य ने की। इसके अंतर्गत कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ। तो इसके अंतर्गत कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ। भाषा के आधार पर देश का प्रांतों में विभाजन हुआ और कांग्रेस की सदस्यता हेतु वार्षिक 4 आना निश्चित हुआ। अर्थात जो लोग कांग्रेस की सदस्यता पाना चाहते थे उसके लिए 4 आना पैसे देने का, अर्थात एक तरह का कह सकते हैं तो टैक्स, 4 आना टैक्स लेने का। अगर आप कांग्रेस में सदस्यता चाहते हैं तो आपको 4 आना देना पड़ेगा। तो इसी नागपुर के अधिवेशन, जो 36वां अधिवेशन हुआ था 1920 में सी विजय राघवाचार्य के अध्यक्षता में, तो इसमें कांग्रेस के संविधान के नाम में परिवर्तन हुआ और भाषा के आधार पर देश का प्रांतों में विभाजन हुआ। और इसी में कांग्रेस की सदस्यता पाने के लिए वार्षिक 1 वर्ष में 4 आना सदस्यता राशि निश्चित हो गया। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। तो इसी 1920 के अधिवेशन के तहत भारत के चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए अपनी नीति की घोषणा कर दी। तो पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए अपनी नीति की घोषणा कर दी। इसी 1920 के अधिवेशन में कलकत्ता का एक विशेष अधिवेशन हुआ।
तो पहली तो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ इसी 1920 में, जिसके अध्यक्ष कौन बने? तो लाला लाजपत राय, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने। और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसका विरोध किसने किया? तो चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, एनी बेसेंट ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन यह जो प्रस्ताव था बहुमत से पास हो गया। तो याद रखेंगे कि इस 1920 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो कि नागपुर में सी विजय राघवाचार्य के अध्यक्षता में हुआ, इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ, भाषा के आधार पर देश का प्रांतों में विभाजन हुआ, कांग्रेस की सदस्यता पाने के लिए वार्षिक राशि 4 आना निश्चित हुआ। चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का विरोध प्रस्ताव रखा, लेकिन बाद में इन्होंने विरोध भी किया। याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव तो रखा, लेकिन बाद में इन्होंने विरोध भी किया। इसके बाद पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए अपनी नीति की घोषणा कर दी और इसी अधिवेशन के दौरान कलकत्ता का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। याद रखेंगे कि 2 अधिवेशन बुलाए जा सकते थे। एक वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक जो अधिवेशन होता था वह दिसंबर के महीने में होता था। अगर कोई ज़रूरत पड़ता था तो भारतीय कांग्रेस के लिए किसी भी महीने में विशेष अधिवेशन बुलाए जाने का भी प्रावधान था। तो याद रखेंगे कि 2 अधिवेशन होते थे, एक वार्षिक अधिवेशन और आवश्यकता पड़ने पर एक विशेष अधिवेशन। तो इसी 1920 के अधिवेशन में पहली बार कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। क्यों? क्योंकि उस समय 1920 में कौन सा? तो रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो इसी सब के विरोध के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाया गया 1920 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन बने इस कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में? तो लाला लाजपत राय को बनाया गया। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसका विरोध किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू ने किया, एनी बेसेंट ने किया, चित्तरंजन दास ने किया और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। लेकिन फिर भी यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। तो अब हम लोग आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन पे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन हुआ वह 1921 में 1921 ईस्वी में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। तो 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, जिसकी अध्यक्षता सी हकीम अजमल खान ने किया। तो सी हकीम अजमल खान ने अहमदाबाद में 1921 के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन के तहत चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनके जेल में होने के कारण सी हकीम अजमल खां अध्यक्ष बने और चित्तरंजन दास का भाषण सरोजनी नायडू ने पढ़ा। तो इसी अधिवेशन के अंतर्गत चित्तरंजन दास अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन उस समय वे जेल में चले गए थे और इसी कारण हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया था इस 1921 के अहमदाबाद के 37वें अधिवेशन के दौरान। और इसी अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने चित्तरंजन दास का भाषण भी पढ़ा था। और एक बिहार के एग्जाम के लिए, जो कि अभी अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था कृषि पदाधिकारी के लिए, कृषि समन्वयक पदाधिकारी के लिए, तो उसमें यह प्रश्न आया हुआ है कि 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, गया बिहार में हुआ। तो 1922 बिहार में केवल 2 ही अधिवेशन हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। हमने बताया था एक बांकीपुर, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। एक ही ऐसी अधिवेशन हुई थी जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी के अधिवेशन में। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ 1922 ईस्वी में, जो कि गया में हुआ, बिहार के गया में। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया, क्योंकि अब जेल से छूट गए थे, तो इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। और इसी अधिवेशन के अंतर्गत 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया।
तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसी अधिवेशन के अंतर्गत चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। 1923 में होने वाली चुनाव में भागीदारी की बात की गई, जिसे कांग्रेस ने आसानी से खारिज कर दिया और इसके बाद चितरंजन दास ने कांग्रेस में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसी 1922 के गया के अधिवेशन के दौरान चितरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया और इसी अधिवेशन के अंतर्गत 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने मिलकर एक स्वराज पार्टी का गठन किया। और 1923 कब गठन किया? तो 1923 में 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में होने वाली चुनाव में भागीदारी की बात कही गई, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया और इसके बाद चितरंजन दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला इंपॉर्टेंट है 1923 का अधिवेशन, जो कि 39वां अधिवेशन था। तो 1923 का 39वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ पे हुआ? तो यह बंगाल के काकीनाड़ा में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। तो इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की। इस अधिवेशन के अंतर्गत अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई। तो इस अधिवेशन के अंतर्गत अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई। मौलाना मोहम्मद अली ने कामरेड नामक एक समाचार पत्र का भी इसी अधिवेशन के दौरान प्रकाशन किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कामरेड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने 1923 ईस्वी के जो 39वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बंगाल के काकीनाड़ा में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। तो इसी अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय खादी बोर्ड निगम की भी स्थापना हुई और मौलाना मोहम्मद अली ने कामरेड नामक एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। इसी अधिवेशन में दूसरी बार दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने। और एक बात याद रखेंगे कि अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हैं, अर्थात यह एग्जाम में पूछा गया है। तो 1923 ईस्वी में एक बार विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। दिल्ली में बुलाया गया था और अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, अर्थात सबसे कम उम्र के अध्यक्ष यदि कोई बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो अबुल कलाम आज़ाद। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किस 1923 ईस्वी में जो दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था उसी के अंतर्गत। 1924 जो 40वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 में लाया गया। कहाँ पे? बेलगाम, कर्नाटक के काफ़ी महत्वपूर्ण शहर बेलगाम में। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष हो गए। तो इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी एकमात्र ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने? तो 1924 का जो 40वां अधिवेशन था, इसी अधिवेशन के अंतर्गत महात्मा गांधी, जो कि कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था, तो महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए। तो इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए और इसी में गांधी और दास समझौता की स्वीकृति भी मिल गई। गांधी और दास अर्थात चितरंजन दास और महात्मा गांधी, याद रखेंगे। तो इसे गांधी दास समझौता कहा जाता है। तो 1924 के बेलगाम अधिवेशन के दौरान इसको स्वीकृति मिली, गांधी दास समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 41वां अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो 1925 का जो 41वां अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का,
कहाँ पे? तो कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सरोजिनी नायडू भारतीय महिला अध्यक्ष बनी पहली। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो हमने क्या बताया था, यदि पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और यह भी पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। लेकिन यदि पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो वह सरोजिनी नायडू बनी। 1925 ईस्वी के जो 41वां अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसकी अध्यक्षता की थी, याद रखेंगे। इसी अधिवेशन के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा में प्रयोग किया गया। तो हिंदी का राष्ट्रभाषा में प्रयोग किस अधिवेशन के दौरान हुआ? तो 1925 के 41वें अधिवेशन के दौरान, जो कानपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1925 के जो अधिवेशन हुआ था 41वां कानपुर में, तो इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित नहीं हो सका। याद रखेंगे, इसमें अड़चन आ गई। 1926 ईस्वी में 42वां अधिवेशन हुआ। 1926 ईस्वी में 42वां अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? तो असम के गुवाहाटी में। तो उस असम के का राजधानी उस समय गुवाहाटी ही था। आज भी असम का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? तो गुवाहाटी ही है। तो 1926 में जो 42वां अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? असम के गुवाहाटी में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री एस निवास अयंगर ने। इसकी अध्यक्षता श्री एस निवास अयंगर ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान खादी पहनना अनिवार्य घोषित कर दिया गया था। तो इस अधिवेशन के दौरान खादी पहनने को अनिवार्य घोषित कर दिया गया था, अर्थात जितने सारे कांग्रेसी हैं उन्हें खादी पहनना अनिवार्य हो गया। तो इसी कारण आज भी जो है कांग्रेस के लोग जो जितने सारे हैं वे खादी टोपी और खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य समझते हैं। तो 1926 का जो 42वां अधिवेशन हुआ था असम के गुवाहाटी में, तो इसी अधिवेशन के दौरान अध्यक्षता किसने की थी? श्री एस निवास अयंगर ने। और इस अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 1927 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 43वां अधिवेशन हुआ। कौन सा 43वां अधिवेशन? कहाँ पे? मद्रास में। मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मुख्तार अहमद अंसारी ने। इस अधिवेशन के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। तो 1927 के 43वें अधिवेशन के अंतर्गत, जो कि मद्रास में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। तो इस अधिवेशन के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ। और इसी अधिवेशन के अंतर्गत साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन गो बैक का नारा लगा, और पंजाब में लाला लाजपत राय इसी जो साइमन कमीशन है इसका विरोध करते हुए लाठी डंडे के प्रहार से इनकी हत्या कर दी गई। सैंडर्स ने इनकी हत्या कर दी, और इसी के विरोध में भगत सिंह ने सैंडर्स की क्या कर दी? तो हत्या कर दी, और इसी हत्या के कारण उन्हें फांसी की भी सजा मिली। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। इसके बाद 1928 का 44वां अधिवेशन। 1928 का जो 44वां अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? कलकत्ता में। वर्तमान जो कोलकाता है उसका प्राचीन नाम था कलकत्ता। तो 1928 का जो 44वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। इस अधिवेशन के अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट को स्वीकारने की बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकारने की बात की गई थी। नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं होने पर
अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करने को भी कहा गया और कांग्रेस का एक भाग विदेश में स्थापित किया गया। तो 1928 का जो 44वां अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कहाँ पे? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो इस अधिवेशन के अंतर्गत नेहरू रिपोर्ट को स्वीकारने की बात की गई। किसके द्वारा? तो गवर्नमेंट के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया था? 1928 ईस्वी में। इस सब को हम लोग आगे देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं हुई थी और इसी कारण अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करने को कहा गया और कांग्रेस का एक भाग विदेश में भी स्थापित किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1928 का जो 44वां अधिवेशन है। तो एग्जाम में पूछा गया है कि किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का एक भाग विदेश में स्थापित किया गया। तो 1928 का 44वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। 45वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1929 अर्थात 1929 में हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जो कि 45वां अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन के अंतर्गत पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी अधिवेशन के अंतर्गत पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 1930 का जो 46वां अधिवेशन हुआ, तो इसके अंतर्गत कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। याद रखेंगे, 1930 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। तो 1930 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ और इसी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मना। क्यों अधिवेशन नहीं हुआ? तो क्योंकि 1929 के अधिवेशन के अंतर्गत ही पूर्ण स्वराज का जब प्रस्ताव पारित हो गया, तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और हम लोग पढ़ चुके हैं इंडियन पॉलिटी में कि इसी कारण 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी को क्या पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 1929 के अधिवेशन के अंतर्गत, जो कि लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मनाया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो 46वां अधिवेशन कब मना? 1931 में। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन मना। कहाँ पे? कराची में। याद रखेंगे, कराची में 46वां अधिवेशन मना। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसमें मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ। तो इस अधिवेशन के अंतर्गत मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ। 1931 का जो 46वां अधिवेशन था, सरदार पटेल, याद रखेंगे, सरदार पटेल की अध्यक्षता में, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, इसमें जो कराची में हुआ था, इसमें मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद जिंदा रहेगा, इसका नारा दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1931 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 46वां अधिवेशन, तो इसके अंतर्गत एक नारा दिया गया, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। महात्मा गांधी को प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया। तो इसी अधिवेशन के अंतर्गत कराची में जो हुआ, तो महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। तो इसमें महात्मा गांधी को प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया। इसके बाद गांधी इरविन समझौता को भी स्वीकृति प्राप्त हुई। तो इसी अधिवेशन के अंतर्गत महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच के समझौते को स्वीकृति मिली। इसी कारण इसे गांधी इरविन का समझौता भी कहा जाता है।
और मूल अधिकारों की मांग का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखेंगे। तो 1931 का जो 46वां अधिवेशन हुआ था कराची में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, तो इस अधिवेशन के अंतर्गत मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसी अधिवेशन के अंतर्गत महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया और गांधी इरविन समझौता को भी स्वीकृति मिली और एक नारा दिया गया, गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद जिंदा रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 47वां अधिवेशन हुआ, वो 47वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ अभी? तो कराची में। अब हम लोग देखते हैं इस 48वें अधिवेशन के बारे में, जो कि 1932 में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 47वां अधिवेशन 1932 में हुआ। 46वां अधिवेशन 1931 में हुआ था कराची में। 47वां अधिवेशन 1932 में दिल्ली में हुआ। 1932 में कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो आर.डी. अमृतलाल ने इस 1932 ईस्वी के 47वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। 48वां अधिवेशन 1933 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 48वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? 1933 में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की। तो 1933 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 48वां अधिवेशन हुआ, कहाँ पे? कलकत्ता में 1933 ईस्वी में, उसकी अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 49वां अधिवेशन था 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 49वां अधिवेशन हुआ, जो कहाँ पे हुआ? बम्बई में संपन्न हुआ। जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इस 49वें अधिवेशन जो कि बम्बई में हुई 1934 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इसी अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसी 49वें अधिवेशन 1934 के अंतर्गत कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थान किसने की? महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग, जो अखिल भारतीय, हमने क्या बताया था कि अखिल भारतीय जो खादी आयोग बना था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग कर दिया गया। याद रखेंगे, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग कर दिया गया और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया। साथ ही साथ मंत्री श्री कृष्णदास को उसका मंत्री बनाया गया। तो अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई महात्मा गांधी के द्वारा और महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने। किसमें? 49वां अधिवेशन 1934 के अंतर्गत, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। और इस अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग के मंत्री किसे बनाया गया? तो श्री कृष्णदास को। इसी अधिवेशन के अंतर्गत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की। तो इसी 49वें अधिवेशन के अंतर्गत, जो कि 1934 में हुआ, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की और इसके अध्यक्ष भी बने। याद रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू सह अध्यक्ष बने। और जवाहरलाल नेहरू क्या बने? तो इसके सह अध्यक्ष बने। यह अधिवेशन कांग्रेस का स्वर्ण जयंती रहा। तो इस 49वें जो अधिवेशन रहा 1934 का, तो इसमें कांग्रेस ने अपना स्वर्ण जयंती मनाया। तो 49वां अधिवेशन 1934 के अंतर्गत, जो कि बम्बई में हुआ, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इस अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई,
जिसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने इस अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना भी की और श्री कृष्णदास इसके मंत्री बने। अखिल भारतीय चरखा संघ की भी स्थापना हुई, किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू इसके मंत्री बने। साथ ही साथ इस अधिवेशन को कांग्रेस का स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया, याद रखेंगे। 1935 में किसी प्रकार का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1935 ईस्वी में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, याद रखेंगे। जो 50वां अधिवेशन हुआ 1936 में, 1936 में 50वां अधिवेशन हुआ, कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में 50वां अधिवेशन हुआ 1936 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। तो 50वें अधिवेशन 1936 में अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू में, जो कि लखनऊ में आयोजित हुआ। इसी के अंतर्गत कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी स्थापना हुई। तो कांग्रेस संसदीय निगम, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 50वां अधिनियम 1936 जो कि लखनऊ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो 50वां अधिवेशन 1936 जो कि लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। तो इस अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना हुई और कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1937 में 51वां अधिवेशन हुआ। तो 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के फैजपुर में। उत्तर प्रदेश के फैजपुर में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा, इसमें क्या है इम्पोर्टेंट कि यह जो अधिवेशन हुआ, पहली बार यह कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ। तो फैजपुर नामक गांव में इस कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो कि 51वां अधिवेशन था 1937 का, जो कि उत्तर प्रदेश के फैजपुर में हुआ और यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और पहली बार यह कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। इसमें एक 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित हुआ। तो इस अधिवेशन के अंतर्गत एक 13 सूत्रीय अस्थायी कार्यक्रम की घोषणा हुई और साथ ही साथ प्रांतीय स्वशासन का भी प्रस्ताव पारित हुआ। तो इस अधिवेशन के अंतर्गत एक 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित हुआ, साथ ही साथ प्रांतीय स्वशासन का भी प्रस्ताव पारित हुआ। फैजपुर जो कि यूपी में पड़ता है, 51वां अधिवेशन 1937 में संपन्न हुआ। यह पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ किसी गांव में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां अधिवेशन 1938 में संपन्न हुआ। कब? 1938 ईस्वी में 52वां अधिवेशन संपन्न हुआ। कहाँ पे? हरिपुरा में। यह भी इम्पोर्टेंट है, हरिपुरा कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो 52वां अधिवेशन 1938 में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। यह कहाँ पे संपन्न हुआ? तो गुजरात के हरिपुरा में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने एक योजना आयोग का गठन किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस ने इसी अधिवेशन के अंतर्गत योजना आयोग का गठन किया और पहले अध्यक्ष कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू। इसी 52वें अधिवेशन 1938 में, जो कि गुजरात के हरिपुरा में आयोजित हुआ था सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, और इसी अधिवेशन के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग का गठन किया, जो वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इसी अधिवेशन के अंतर्गत रोमन लिपि को लागू करने की वकालत की। तो इसी 52वें
जो अधिवेशन हुआ था 1938 में हरिपुरा गुजरात में, तो इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने रोमन लिपि को लागू करने की वकालत की थी। इस अधिवेशन के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता संग्राम में राजवाड़ों को भी शामिल किया गया था। तो इसी अधिवेशन के अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता में राजवाड़ों को भी शामिल किया गया और योजना आयोग को राष्ट्रीय नियोजन समिति भी कहा गया। तो योजना आयोग का गठन किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जिसके पहले अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इस योजना आयोग को क्या कहा गया, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति कहा गया। और इस अधिवेशन के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस ने रोमन लिपि को लागू करने की वकालत की और भारत की स्वतंत्रता में राजवाड़ों को भी शामिल किया गया। अगला इम्पॉर्टेंट है 1939 का 53वां अधिवेशन। तो 1939 का 53वां अधिवेशन जो कि मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में आयोजित हुआ। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, जो कि जबलपुर में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। तो इसकी भी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव में हरा दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे क्या बन गए? तो अध्यक्ष बन गए। इससे नाखुश होकर महात्मा गांधी ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भी इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। याद रखेंगे, एक सैन्य संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो इनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो याद रखेंगे, जब हम लोग आगे इसे पढ़ेंगे भी, कि 1939 में प्रांतीय चुनाव हुआ। तो इस चुनाव के अंतर्गत जो पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच अध्यक्ष बनने को लेकर चुनाव पारित हुआ। तो महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारामैया के पक्ष में थे। तो पट्टाभी सीतारामैया चुनाव में जीत गए और ये जो सुभाष चंद्र बोस थे चुनाव में हार गए। तो चुनाव में हारने के बाद महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए। जीतने के बाद महात्मा गांधी नाखुश हो गए और महात्मा गांधी अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी इनसे यह नाखुश होकर अपनी इस्तीफा दे दी और इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। एक सैन्य संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कुछ दिन किसने किया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। याद रखेंगे, जो कि त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, जबलपुर के पास। 1939 में 53वां अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। तो पूछा गया है किस अधिवेशन के तहत सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, तो 53वां अधिवेशन 1939 जो कि त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास पड़ता है, वहाँ हुआ था। 1940 में 54वां अधिवेशन हुआ। 1940 ईस्वी में 54वां अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। कहाँ पे? झारखंड और छत्तीसगढ़, जो पहले एक में था, तो जो कि वर्तमान में है बिहार। छत्तीसगढ़ में हुआ था रामगढ़ में, जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के में मिला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में हुआ था 1940 में, छत्तीसगढ़ के रामगढ़ में 54वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया। तो इस अधिवेशन में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया। 54वां अधिवेशन 1940 में संपन्न हुआ छत्तीसगढ़ के रामगढ़ में, जिसकी अध्यक्षता किसने की, तो अबुल कलाम आज़ाद ने। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया। 1941, 42, 43, 44 और 45, तो 1941 से लेकर 1945 तक ये जो 5 वर्ष थे, इनमें कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो 1941 में भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ, वर्ष 1942 में भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ, वर्ष 1943 में भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ, वर्ष 1944 में भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ और वर्ष 1945 में भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो लगातार ये 5 वर्षों तक
कौन रहे अध्यक्ष? तो अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि इन 5 वर्षों में कोई भी जो है अध्यक्ष, कोई भी अधिवेशन हुआ ही नहीं। तो यह पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक यदि कोई अध्यक्ष रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो कौन रहा? अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि 41 वर्ष 1941 से लेकर 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। 1946 ईस्वी में 55वां अधिवेशन हुआ। 1946 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? तो यह 54वां अधिवेशन था, याद रखेंगे। कौन सा अधिवेशन था? यह 54वां अधिवेशन था, याद रखेंगे। 1943 वाला 53वां था, 1939 वाला 52वां था, 1948 वाला 51वां था, 1937 वाला 50वां था। तो 1946 आप लोग काउंटिंग कर लेंगे, टोटल 56 अधिवेशन हुए हैं। तो 1946 में जो 54वां अधिवेशन हुआ, कहाँ पे? मेरठ में। मेरठ में 1946 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की। जेबी कृपलानी ने की। तो 1946 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन हुआ, कहाँ पे? मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो आचार्य जेबी कृपलानी ने की। इस अधिवेशन के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया और आचार्य जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए। तो बनाया जाने वाला था जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने नवंबर में ही इस्तीफा दे दिया। तो इसकी के कारण आचार्य जेबी कृपलानी को 1946 के जो 54वां अधिवेशन था, कहाँ पे हुआ? मेरठ में। तो आचार्य जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह आचार्य जेबी कृपलानी अध्यक्ष रहे, क्योंकि 1947 15 अगस्त 1947 में भारत क्या हो गया? तो आज़ाद हो गया। और अधिवेशन कब होने वाला था? दिसंबर में, क्योंकि प्रत्येक वर्ष दिसंबर में अधिवेशन हो रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो आचार्य जेबी कृपलानी, याद रखेंगे। तो नवंबर 1947 में आचार्य जेबी कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए इसके बाद अध्यक्ष कौन बन गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, याद रखेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया, अतः आचार्य जेबी कृपलानी को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया 1946 के 54वें अधिवेशन में, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित हुआ था। और स्वतंत्रता प्राप्ति तक आचार्य जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने रहे। तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो आचार्य जेबी कृपलानी। नवंबर 1947 ईस्वी में आचार्य जेबी कृपलानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए। 1947 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित हुआ यह जो 55वां अधिवेशन था 1947 ईस्वी में आयोजित हुआ, कहाँ पे? दिल्ली में। जिसके अध्यक्ष कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि नवंबर में आचार्य जेबी कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया था। तो 1947 में जो 55वां अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो जो कि दिल्ली में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन रहे अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन रहे? तो आचार्य जेबी कृपलानी। 1948 ईस्वी में सबसे अंतिम 56वां अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जयपुर में, जिसके अध्यक्ष कौन बने? तो पट्टाभी सीतारामैया। तो गुजरात की जयपुर में, राजधानी में 56वां अधिवेशन 1948 में संपन्न हुआ, जो कि सबसे अंतिम अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो पट्टाभी सीतारामैया ने, याद रखेंगे, पट्टाभी सीतारामैया ने। तो ये तो था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
अधिवेशन, समस्त अधिवेशन को हम लोगों ने देख लिया, टोटल अधिवेशन को हम लोगों ने देख लिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से के संबंध में हम लोगों ने सारे अधिवेशन को देख लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उससे संबंधित कुछ देखा। अब हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ लोगों का क्या मत है और कुछ अन्य फैक्टों को देखेंगे और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंधित कुछ फैक्ट को देखेंगे, कुछ लोगों का विचार देखेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और बार बार रिपीट करके देखते रहें, क्योंकि सारे अधिवेशन को हम लोगों ने देख लिया। तो कुल मिलाकर 56 अधिवेशन हुए। आप लोग काउंटिंग करके चलेंगे तो आसानी से पहला अधिवेशन तो नंबर 1 लिख देंगे, दूसरा अधिवेशन तो दूसरा। तो इस प्रकार हम लोग को गिनती करने में आसानी होगा और यह भी आसानी से हम लोग देख लेंगे कि किस किस वर्ष में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो यह भी हम लोग देख सकते हैं। तो खैर इसे खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अंतिम चीज़ है, कुछ फैक्ट बचे हैं तो उनको हम लोग देखेंगे। तो तब तक नमस्कार, जय हिंद।